हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं ऐसी टॉप 15 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आप इंग्लिश बोलते समय कर जाते हैं और शायद आपको आज तक ये पता भी नहीं होगा कि ये एक मिस्टेक है और आप अब तक इंग्लिश बोलते समय वो गलती करते आ रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप वो मिस्टेक करना बंद कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। मैंने स्क्रीन पर 15 सेंटेंसेस लिखे हैं। हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर जरूर है। तो आज की वीडियो में हम इन सारे सेंटेंस की एरर को समझेंगे और उन्हें करेक्ट करेंगे। तो वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको ऐसे 3 सेंटेंस दूंगी जिसकी एरर आपको निकालनी है और कमेंट बॉक्स में आपको उसका करेक्शन करके राइट सेंटेंस लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है The bunch of flowers are on the desk. The bunch of flowers are on the desk. इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? हमें यूज लेना है आर की जगह इज। The bunch of flowers is on the desk. एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बंच जो है एक सिंगुलर है, बंच एक कलेक्टिव नाउन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्लावर्स प्लूरल है, बट हम बात कर रहे हैं द बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का बंच डेस्क पर है, हम फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बंच की बात कर रहे हैं। और बंच एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। तो द बंच ऑफ फ्लावर्स इज ऑन द डेस्क। दिस वॉज अ गुड एडवाइस। जैसा आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, लगेज है। ऐसे नाउन, मनी, ऐसे नाउन जिनके आगे हम 1 2 3 नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं और जिनके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होते हैं, तो उन नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। उनके आगे हम कोई आर्टिकल ए या एन को भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्शन होगा वो होगा दिस वॉज गुड एडवाइस, क्योंकि हम इस आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें किसी एडवाइस के बारे में बताना ही है, अगर हमें ये क्वालिफाई करना है कि मैं एक एडवाइस या 2 एडवाइस किसकी बात कर रही हूँ, तो हम बोल सकते हैं दिस वॉज अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई आर्टिकल का यूज ना ही करें अनकाउंटेबल नाउन के आगे। दिस वॉज गुड एडवाइस, अगर जब तक जरूरत ना पड़े। तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिंस इट इज अनकाउंटेबल वी कैन नॉट से ए और एन एडवाइस, मतलब हम उनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं। My husband suggested me to go on a vacation. अब इस सेंटेंस में क्या एरर आप निकाल सकते हैं? My husband suggested me to go on a vacation. तो इसके करेक्शन में हम 3 सेंटेंस लिख सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। My husband suggested that I should go on a vacation. My husband suggested I go on a vacation. और my husband suggested going on a vacation. ये 3 सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड सजेस्टेड मी टू गो ऑन ए वेकेशन। इसका रीजन ये है कि हम कभी भी सजेस्ट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो हम कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज सजेस्ट के बाद में नहीं करते हैं, पहला रूल। सेकंड रूल ये है कि हम सजेस्ट के साथ में टू प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? V1 फॉर्म, मतलब टू गो अगर हमने बोला है, टू गो, टू गिव, टू प्लस V1 जो है वो भी हम सजेस्ट के साथ में यूज नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं कि हमने सजेस्ट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज लिया है और टू प्लस V1 का भी यूज लिया है। तो ये दोनों ही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अब सजेस्ट को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। वी कैन यूज द वर्ब सजेस्ट विद अ नाउन फ्रेज, अ दैट क्लॉज और द ing फॉर्म ऑफ वर्ब और अ WH क्वेश्चन वर्ड। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सजेस्ट के बाद में हम एक या तो नाउन फ्रेज ले सकते हैं। कैसे? माय टीचर सजेस्टेड एन एग्जाम। ओके, माय टीचर सजेस्टेड एन एग्जाम। अब एन एग्जाम क्या है? ये नाउन फ्रेज है। हम ये बताएंगे कि सजेस्ट क्या किया गया है, किसको किया गया है। अगर हमें नाउन फ्रेज के साथ में ये भी बताना है कि किसको सजेस्ट किया गया है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ माय टीचर सजेस्टेड एन एग्जाम टू मी। ओके, ये तो हुआ नाउन फ्रेज। अगर हम
ये बताना चाहते हैं कि किसी ने हमें कोई एक्शन सजेस्ट किया है, तो उस एक्शन के लिए हम 2+V1 की जगह V1+ing का यूज करेंगे। माई हस्बैंड सजेस्टेड मी टू गो ऑन अ वेकेशन हमारी लाइन थी, यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे कोई एक्शन सजेस्ट किया था। अब जब भी कोई पर्सन हमें एक्शन सजेस्ट करता है, तो हम उस एक्शन की V1+ing फॉर्म सजेस्ट के बाद में यूज लेते हैं। माई हस्बैंड सजेस्टेड गोइंग ऑन अ वेकेशन। अब यहाँ पर किसे सजेस्ट किया गया है, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो बोलने के लिए तो हम उसे ओमिट भी कर सकते हैं, हम उसे छोड़ सकते हैं। बट हमें एक्शन के साथ साथ ये भी बताना है कि किसे सजेस्ट किया गया है, तो हम यूज लेते हैं दैट क्लॉज का। माई हस्बैंड सजेस्टेड दैट आई शुड गो ऑन अ वेकेशन। और किसी किसी सेंटेंस में हम दैट को छोड़ भी सकते हैं, वो भी करेक्ट है। माई हस्बैंड सजेस्टेड दैट आई गो ऑन अ वेकेशन, या फिर माई हस्बैंड सजेस्टेड आई शुड गो ऑन अ वेकेशन, या फिर आई गो ऑन अ वेकेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सजेस्ट के बाद में या तो हम डायरेक्ट कोई नाउन का यूज लेंगे, माई हस्बैंड सजेस्टेड अ गुड होटल, माई हस्बैंड सजेस्टेड एन एग्जाम, कुछ भी। और अगर हमें ये बताना है नाउन के साथ में कि किसको सजेस्ट किया गया है, तो हम टू का यूज लेंगे, टू मी, टू हिम, ही सजेस्टेड एन एग्जाम टू हिम। ये तो हुआ नाउन फ्रेज की नंबर 1। सेकेंड, अगर कोई किसी को एक्शन सजेस्ट करता है तो उस एक्शन को हम V1+ing फॉर्म में यूज ले लेंगे और बाकी का सेंटेंस एज इट इज हम लिख देंगे। अगर हमें किसको सजेशन मिली है ये नहीं बताना है, और अगर किसी को सजेशन एक्शन के फॉर्म में मिली है और हमें वो भी बताना है, तो हम दैट क्लॉज का यूज लेंगे, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। माई हस्बैंड सजेस्टेड दैट आई शुड गो ऑन अ वेकेशन, माई हस्बैंड सजेस्टेड गोइंग ऑन अ वेकेशन। अगर मुझे ये बताना है कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया है, तो मैं दैट के बाद में आई का यूज लूंगी, या फिर दैट को ओमिट करके डायरेक्ट सजेस्टेड के बाद आई का भी यूज में ले सकती हूँ। और अगर मुझे ये नहीं बताना है कि मुझे सजेशन मिली है, ये ऑब्वियस है सेंटेंस से, तो माई हस्बैंड सजेस्टेड गोइंग ऑन अ वेकेशन। ओके, तो द रूल इज we don't use suggest plus indirect object plus to infinitive when we suggest an action to someone। अगर किसी को हमने कोई एक्शन सजेस्ट किया है, तो हम उस एक्शन की या तो V1+ing फॉर्म डायरेक्ट सजेस्ट के बाद में यूज लेके सेंटेंस एज इट इज बता देंगे। और अगर हमें सजेशन पाने वाले इंसान का भी नाम बताना है, तो हम दैट के बाद में उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसका नाम जोड़ देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Number 4 is my 3 years old daughter is very naughty। अब करेक्शन है my 3 year old daughter is very naughty। इसका रीजन ये है कि 3 year old जो है एक कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि डॉटर को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव में हम प्लूरल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये बोले माई डॉटर इज 3 years old, वहां पर हम ईयर्स का यूज ले सकते हैं, ये करेक्ट है, और तब हम वहां पर से हाइफन्स भी हटा देंगे, क्योंकि ये उस समय कंपाउंड एडजेक्टिव का रोल प्ले नहीं कर रहा होगा। आई विल रिवर्ट बैक सून, ये मिस्टेक मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। आई विल रिवर्ट सून आएगा, बैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्ट का मतलब ही ये होता है कि हम पहले की स्टेट पर पहुंच रहे हैं, पहले की टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, या फिर हम किसी को रिप्लाई कर रहे हैं। हम रिप्लाई कर रहे हैं मतलब हम वापस उसको जवाब दे रहे हैं, तो रिवर्ट का मतलब ही वापस रिप्लाई करना है, तो बैक की जरूरत नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ लॉयर, इसका करेक्शन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ लॉयर, क्योंकि हम वन ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब बहुतों में से एक की हम बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। एक्सप्लेनेशन क्लियर है, क्योंकि हम बहुत सारे एक ग्रुप में से एक की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वन ऑफ के बाद में प्लूरल ही आएगा। तो वन ऑफ माई, योर, हिज, द, दीज, हम किसी भी डिटर्मिनर का यूज करके प्लस उसके बाद प्लूरल नाउन ही आता है। और एक और मिस्टेक यहाँ पर कई बार लोग कर जाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर बोलकर, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्रेंड्स आया है तो आर वर्ब आएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं वन ऑफ की, तो वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। 7th जो हमारा सेंटेंस है वो है, डू यू नो हाउ टू डांस ऑन दिस सॉन्ग, क्या आपको इस गाने पर डांस करना आता है। तो गाने पर हम बोल रहे हैं तो लोग बोल जाते हैं ऑन दिस सॉन्ग, तो जबकि करेक्शन है डू यू नो हाउ टू डांस टू दिस सॉन्ग, डांस टू दिस सॉन्ग। जब भी हम किसी चीज पर डांस करते हैं, डांस टू समथिंग, इसका मतलब होता है हम किसी चीज को सुनते हुए उस पर डांस कर रहे हैं, तो इसके लिए डांस के बाद हमेशा टू का यूज आता है, डांस टू सम म्यूजिक,
वी आर डांसिंग टू दिस म्यूजिक, मतलब हम उस म्यूजिक को सुनते हुए डांस कर रहे हैं, तो हमेशा डांस टू का यूज किया जाता है, डांस ऑन का नहीं किया जाता है। 8th जो सेंटेंस है वो है रीना रेकमेंडेड मी अ गुड ग्रामर बुक। अब इस सेंटेंस में क्या आप बता पा रहे हैं कि क्या एरर है? सेम बात है जो हमने सजेस्ट में भी पढ़ी थी। हम किसी चीज को रेकमेंड करते हैं तो हम लगाते हैं वी रेकमेंड समथिंग टू समवन ऑलवेज। रेकमेंड के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं आ सकता है। हम वो चीज लेंगे रेकमेंड के बाद जिस चीज को रेकमेंड किया गया है, नाउन को। ओके, सो रीना रेकमेंडेड अ गुड ग्रामर बुक। अब हमें ये बताना है कि किसे रेकमेंड किया है, तो मैं टू मी लगा सकती हूँ और उसे हम छोड़ भी सकते हैं। सो द करेक्शन इज रीना रेकमेंडेड अ गुड ग्रामर बुक टू मी। रेकमेंड के बाद हम कभी भी डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट का यूज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। हम रेकमेंड करते हैं किसी चीज को, समथिंग टू समवन। अच्छा, रेकमेंड मी हम उस केस में बोल सकते हैं जब हम ऐसे इंसान हैं जिसको रेकमेंड किया गया है। द एचआर एग्जीक्यूटिव रेकमेंडेड मी फॉर द प्रमोशन। आप समझ रहे हैं, मुझे रेकमेंड किया गया है, जैसे ऊपर ग्रामर की बुक को रेकमेंड किया गया था, अब मैं वो पर्सन हूं जिसको रेकमेंड किया गया है, बट किसे किया गया होगा? बॉस को, राइट? सो हम उस केस में रेकमेंडेड मी का यूज ले सकते हैं। Number 9, I am looking forward to go there. I am looking forward to going there करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ ये है कि the to in looking forward to is a preposition, so we must follow it by a noun phrase or a verb in the ing form. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि preposition के बाद हमेशा noun आता है या फिर verb की ing form आती है, V1 plus ing form आती है। तो look forward to go there नहीं होता है, look forward to में to एक preposition है, तो हम इसमें हमेशा V1 plus ing का ही यूज लेते हैं। I am looking forward to going there, I am looking forward to hearing from you soon। इस तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे। नंबर 10 है इफ आई विल हैव टाइम आई विल कॉल यू। तो ये सेंटेंस दिखने में एकदम सही लग रहा है, राइट? लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, इसका करेक्शन होगा If I have time, I will call you। ये टाइप 1 कंडीशनल्स है। टाइप 1 कंडीशनल में हम पढ़ते हैं ऐसी पॉसिबल कंडीशन जो कि हो सकती है और उसका कोई प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा फ्यूचर में। अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूंगा, ओके। तो अगर मेरे पास समय होता है तो मैं आपको कॉल करूंगा। ये टाइप 1 कंडीशन का यही रूल होता है कि हम पहले प्रेजेंट सिंपल का यूज लेते हैं, फिर हम बाद में फ्यूचर सिंपल का यूज लेते हैं। ऐसी कोई पॉसिबल कंडीशन मैं बताती हूँ, उसके बाद में उसका प्रोबेबल रिजल्ट हम बताते हैं कि क्या रिजल्ट हो सकता है। इफ इट रेन्स आई विल कॉल यू। ओके, अगर बारिश होती है तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनको हम टाइप 1 कंडीशनल बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर यही होता है, हम फ्यूचर दोनों जगह यूज नहीं कर सकते हैं। 11th सेंटेंस जो है, माई इंग्लिश इज वेरी वीक। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, माई इंग्लिश इज वेरी वीक। अब इसका करेक्शन बहुत ही सिंपल है, आई एम वीक इन इंग्लिश या आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता है, राइट? आप वीक हो इंग्लिश में तो वी विल यूज द जो पर्सन जो कि वीक है। मैंने कई बार सुना है माई मैथ्स इज वेरी वीक, तो सब्जेक्ट कैसे वीक होगा? पर्सन वीक हो सकता है ना, तो आई एम वीक इन इंग्लिश। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि इजीली अंडरस्टूड भी है। 12th जो है सेंटेंस वो है ही और शी इज माई कजन सिस्टर और कजन ब्रदर। अगर हम यूज लेते हैं ही इज माई कजन ब्रदर या फिर हम यूज लेते हैं शी इज माई कजन सिस्टर, ये अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है। तो इसका करेक्शन ये है कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं ही इज माई कजन या शी इज माई कजन। एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही ईजी है। ही और शी डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द पर्सन। सबसे पहली बात तो यह है कि कजन का मतलब ही होता है कि सिस्टर है या ब्रदर है, और अब हम बोल रहे हैं ही बोल रहे हैं ही इज माई कजन मतलब वो ब्रदर है, शी बोल रहे हैं मतलब वो गर्ल है। तो ही और शी से हमें वैसे ही जेंडर पता चल जाता है, सिस्टर है या ब्रदर है, और कजिन का मतलब ही सिस्टर और ब्रदर होता है, तो हमें उसके आगे अलग से सिस्टर ब्रदर लगाने की नीड नहीं है। 13th सेंटेंस जो है हमारा वो है व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द वीकेंड। तो करेक्शन इसका है व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन द वीकेंड या फिर एट द वीकेंड। हम कभी भी वीकेंड के साथ में इन का यूज नहीं लगाते हैं, या तो हम ऑन का यूज लगाएंगे या हम
एट का यूज लगाएंगे। ऑन द वीकेंड हम जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज लेते हैं और एट द वीकेंड ब्रिटिश में। 14th जो सेंटेंस है वो है देयर आर लेस पीपल एट द पार्टी। देयर आर लेस पीपल एट द पार्टी। इस सेंटेंस में आपको क्या मिस्टेक लग रही है? इस सेंटेंस में मिस्टेक है लेस की। देयर आर फ्यूअर पीपल एट द पार्टी। ओके, तो लेस जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है लिटिल की। हमने पढ़ा था कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज आता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज आता है, राइट। तो पीपल जो है वो काउंटेबल है, तो हम पीपल के साथ में कभी भी लेस का यूज नहीं ले सकते हैं, हम लिटिल का भी यूज नहीं ले सकते हैं, हम फ्यू या फ्यूअर का यूज ले सकते हैं। तो इसीलिए लेस जो है वो लिटिल की जो है कंपैरेटिव फॉर्म है, इसीलिए हमने फ्यू की भी कंपैरेटिव फॉर्म फ्यूअर का यहाँ पर यूज लिया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि फ्यूअर जो है वो पीपल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम लेस की जगह फ्यूअर का यूज लेंगे। 15th जो सेंटेंस है, जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस भी है, आई रियली एंजॉयड एट द पार्टी। अब ये सेंटेंस तो बहुत ही ज्यादा सुनने में सही लग रहा है, बट इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें? आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। क्योंकि हमें एंजॉय जो वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। द वर्ब एंजॉय नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। एंजॉय का मतलब क्या होता है? एंजॉय का मतलब होता है हमने कोई चीज को एंजॉय किया है, या तो हम किसी चीज से कुछ हमें खुशी मिल रही है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जिससे हमें खुशी मिल रही है। तो आई रियली एंजॉयड एट द पार्टी। तो अब यहाँ पर मैं किसी चीज की तो बात नहीं कर रही हूँ, सिचुएशन ऐसी थी जिससे मुझे खुशी मिल रही है, मतलब मैंने खुद को एंजॉय किया है, राइट। तो अब मैं एंजॉयड के बाद में जो ऑब्जेक्ट लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी माई सेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। ओके, फिर सेकेंड सेंटेंस में एंजॉय का ही लेती हूँ। आई एंजॉय टू प्ले विद माई चाइल्ड। करेक्शन है इसका, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई चाइल्ड, क्योंकि हम एंजॉय के बाद में कभी भी टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा एंजॉय के बाद में V1 प्लस ING का ही यूज करते हैं। ये एक हमको ध्यान रखने वाली बात है। वी कांट यूज 2 प्लस V1। आई एंजॉय टू प्ले विद माई चाइल्ड, नो, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई चाइल्ड इज करेक्ट। तो क्या हमने सीखा कि जो एंजॉय है उसके बाद हम 2 प्लस V1 का यूज नहीं ले सकते हैं, नंबर 1। सेकेंड जो रूल है, एंजॉय के बाद में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हम एंजॉय को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि आई रियली एंजॉयड। ओके, तो मैंने क्या एंजॉय किया हमें ये बताना जरूरी है। एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट की नीड जरूरी है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे 3 सेंटेंस, आपको उन तीनों सेंटेंस को करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है कि इनमें क्या एरर थी और इनका जो करेक्शन है वो क्या होना चाहिए। नंबर 1, would you recommend me a good doctor? Second, he suggested me to apply for a job in a bank. Number 3, I need an advice. So that's all for today. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में उन तीनों का करेक्शन लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।